जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 है आपका चैप्टर नंबर 7 का। और अब जो है वो हमने एक्सरसाइज डिस्कस करनी है 7.3। उससे पहले कुछ जो है वो उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर जी, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 343 पे मेंशन है। ठीक है, जो वेक्टर्स हैं बेसिकली गर्ल्स हमारे पास, इनकी जो प्रोडक्ट है वो 2 टाइप्स की है। ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स की मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर्स को जो है वो हम 2 तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट को जो है वो आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि द कांसेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है let two non-zero vectors u and v in the plane or in a space have same initial point. The dot product of u and v, written as u dot v, is defined by the formula is mentioned on the page number 343. That is, u dot v is equal to magnitude of u into magnitude of v cos of theta. The angle theta is between these two vectors, where theta is the angle between u and v, and it lies between 0 to pi. ठीक है, तो बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट जो वेक्टर्स का है वो किस तरह से हमारे पास आता है कि यू और वी, उनकी जो एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट की है उसके लिए हमारे पास कंपलसरी ये है कि उनका जो इनिशियल पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो उनकी टेल्स हैं, वो दोनों की सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हो। ठीक है, दोनों वेक्टर जो है उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। तो फिर उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम थीटा कहते हैं। और ए डॉट बी, अगर हम 2 वेक्टर्स ले लें ए और बी, तो इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी into cos of theta, where theta is the angle between A and B. So this is the definition of the scalar product between the two vectors. और इसी पेज पे नीचे जो है वो कुछ हमें डिडक्शंस बताई हुई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि आई डॉट आई जो है दैट इज इक्वल टू 1। तो जो सिमिलर वेक्टर्स होते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे कॉज का जो एंगल है वो इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और कॉज का एंगल अगर आप आई डॉट आई लेते हैं तो इट मीन्स के वेक्टर के ऊपर ही वेक्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब वो वेक्टर के ऊपर ही वेक्टर पड़ा हुआ है तो उन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल डेफिनेटली जीरो है, या जीरो है या पाई है, अगर उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है तो। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इस केस में कॉज ऑफ जीरो भी 1 होता है और कॉज ऑफ पाई जो है वो -1 होता है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास आई डॉट जे आ जाए, वैसे भी इन जनरल आपको पता है कि जो एक्सेस हैं हमारे पास एक्स वाई जी, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आई और जे जो है, आई कंपोनेंट है एक्स का, जे जो है वो अलोंग वाई एक्सेस होता है, जेड जो है वो अलोंग, के जो है वो अलोंग जेड एक्सेस होता है। अब चूंकि ये एक्सेस आपस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ, तो ये कंपोनेंट्स भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। आई इज परपेंडिकुलर टू जे, जे इज परपेंडिकुलर टू के, एंड के इज परपेंडिकुलर टू आई, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसी तरह तो जब हम आई डॉट जे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉज ऑफ 90। अब जो एंगल इनके दरमियान में बन रहा है, दैट इज इट मीन्स कि इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द एंगल बिटवीन देम इज ऑफ 90 डिग्री, and we know that cos of 90 is equal to 0. So in that case, if two vectors are perpendicular to each other, the dot product of the two vectors will be equivalent to 0 because of the theta is 90 degree. So whenever two vectors are perpendicular to each other, their dot product will be equal to 0. फर्दर हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी की जो कंडीशन है वो नेक्स्ट पेज पर उन्होंने सेपरेटली भी डिफाइन की हुई है कि इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर, इफ एंड ओनली इफ कि उनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो है। तो जहां पर भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो देखेंगे, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट जीरो देखेंगे तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और अगर आपको कहा जाता है कि u और v दो दो वेक्टर्स हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आप इसका मतलब यहाँ से ज्यूम कर सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, then we have some properties of dot product on the page number 344. Okay, if u dot v is equal to 0, then either u is equal to 0 or v is equal to 0, then commutative property holds and the dot product distributive property है। फिर आपके पास scalar multiplication, and then we have the magnitude of the
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा अगर आपका सेम प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है सेम वेक्टर का। इफ यू हैव u डॉट u, अगर आप किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर और u का जो आंसर है, u के जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर आप लें तो वो दोनों आंसर्स आपस में बराबर होंगे। फिर हमारे पास पेज नंबर आपका 345 है, उस पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताया हुआ है कि अगर आपने एंगल कैलकुलेट करना हो, आपको वेक्टर्स पता हैं और उनके मैग्नीट्यूड्स अगर आपको पता है तो फिर आप एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हमेशा थीटा जो है वो 0 से पाई के दरमियान में लाई करेगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। 0 विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, जिससे आपका थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई। और u डॉट v हमें पता है कि बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v into cos of theta के। So if you are supposed to find the cos of theta then you have to isolate cos of theta, magnitude of u and magnitude of v जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएंगे। So cos of theta is equivalent to u dot v, vector u dot v in divided by the magnitudes of the vector u and v। तो इस तरह से जो है वो आप cos of theta कैलकुलेट कर लेंगे। इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स भी गिवन हैं यहाँ पर। और फिर प्रोजेक्शन वाली एक बात आपकी पेज नंबर 347 पे मेंशन है कि अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन टू अनदर वेक्टर, तो वो किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। द मेन फॉर्मूला इज मेंशन ऑन पेज नंबर 348, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर v अलोंग u। तो जब आपने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v अलोंग u फाइंड करना है तो जो चीज़ बाद में आ रही है ना गर्ल्स, अलोंग u आ रहा है तो u से आपने डिवाइड कर देना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर u और v का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u, ठीक है। यानी जो चीज़ बाद में आ रही होगी उसके मैग्नीट्यूड से आपने दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v फाइंड करें, अब देखें अलोंग v बाद में आ रहा है तो इट मीन्स कि आपने u डॉट v को v पे डिवाइड कर देना है, v के मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देना है in case of projections। Then we have another example, example number 8 on the same page 348, and in this example we have to prove the two laws. Basically number 1 is a square is equal to b square plus c square minus 2bc into cos of a, which is your cosine law, and the part 2 is a is equal to b cos of c plus c into cos of b, which is the projection law। तो पहले हम इनके प्रूफ्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें आपके पास क्या है, फिगर आपको मेंशन है उसी पेज पे। फिगर में देखें ड्रॉ हुई है कि ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ए टू बी, बी टू सी एंड वी हैव सी टू ए। इनकी डायरेक्शंस जो है वो मैटर करती हैं। वेक्टर्स में जब भी आप डायरेक्शंस को रिवर्स करेंगे तो वहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन अपीयर हो जाएगा। So let the vectors a, b and c be along the sides bc, ca and ab of the triangle abc respectively। We know that a plus b plus c is equivalent to 0। अगर यहाँ से हम a वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगी, a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस c, ठीक है। अब आपने क्या किया, बोथ साइड्स को का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है उसी साइड के साथ, ठीक है। a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ आ गया, b डॉट सी b प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट b प्लस सी के साथ आ गया। a डॉट a जो है वो आपके पास a का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और b प्लस सी डॉट b प्लस सी को हम जिस तरह से हम ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन करते थे, यूनियर मल्टीप्लिकेशन, हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स ब्रैकेट की दोनों कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई होगा। पहले b जो है वो b से भी मल्टीप्लाई होगा, c से भी मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली c जो है वो b से भी मल्टीप्लाई होगा और c से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c। a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 2b डॉट c प्लस c स्क्वायर। और यहाँ पर हमने b डॉट c और c डॉट b को जो है वो हमने b डॉट c लिख लिया है। क्यों, क्योंकि हमने अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो हमारा है डॉट प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव लॉ को उसमें होल्ड करता है, ठीक है। a डॉट b का आंसर जो है वो b डॉट a के आंसर के इक्विवेलेंट आता है। सो इट मींस b डॉट c इज इक्वल टू c डॉट b। कैलकुलेट किया कॉज ऑफ b डॉट c की जगह जब आपने उसका फॉर्मूला ओपन किया तो वो क्या आता है, b का मैग्नीट्यूड इंटू c का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ जो दोनों के दरमियान में एंगल बन रहा होता है। तो द एंगल इज मेंशन क्लियरली इन द फिगर दैट इज पाई माइनस ए। और जब आप पाई माइनस ए करेंगे इसमें से
तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो वहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। आपके पास कॉस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू -2bc cos ऑफ ए, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट पार्ट में भी देखिए हमने वो ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि हम तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो इनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ए क्या है, माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ सी। आपने अगेन डॉट प्रोडक्ट ले लिया, वहां पर आपने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया था, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही लिया था, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ लिया था। यहाँ पर आपने डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेना दोनों साइड्स पे। तो आपके पास देखिए पाई माइनस सी इंटू पाई माइनस बी विच इज इक्वल टू माइनस 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 ऑफ कॉज आएगा, तो माइनस ऑलरेडी एक बाहर मौजूद था, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और वो आपने खुद से करनी है। तो वो एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। ठीक है, हमने कोसाइन एंगल फाइंड करना है थीटा बिटवीन यू एंड वी। यू एंड वी वेक्टर जो है वो आपको गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यू डॉट वी, इट मीन्स कि आपने फॉर्मूला यूज करना है यू डॉट वी वाला, ठीक है। यू डॉट वी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब क्योंकि आपने कॉज ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे कि ये दोनों मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉज ऑफ थीटा के साथ, इक्वालिटी के इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू दिस u डॉट p इज 4। u डॉट p आपने कैसे फाइंड आउट किया, देखें i वाला कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला j के साथ होगा, k वाला k के साथ होगा। वैसे जब हम यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले ये जो कंपोनेंट है एक 3i, असूलन तो इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमने इसको क्यों नहीं लिखा और ये i यहाँ से कहाँ चला गया। देखिए इसकी लॉजिक बता देती हूँ। 3i को जब आप 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और i डॉट i आपके पास 1 आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप 3i को माइनस j से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 इंटू माइनस 1 -3 हो जाएगा, बट i डॉट j अपीयर होगा। और अभी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि i डॉट j इज इक्वल टू 0, तो इसलिए हम यहाँ पर i डॉट j और i डॉट k वाली टर्म लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो 0 हो जाएगी अल्टीमेटली। इसलिए हम क्या करते हैं कि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं u डॉट v के केस में, तो i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई करते हैं, j वाला j से करते हैं, k वाला k से करते हैं, क्योंकि j को भी जब आप i से और k से मल्टीप्लाई करेंगे तो j डॉट i और j डॉट k जो है वो 0 हो जाएंगे। सिमिलरली k वाले जो हैं वो k डॉट i और k डॉट j 0 हो जाएंगे, सिर्फ k डॉट k वाला सर्वाइव करेगा। इसलिए हम डायरेक्टली कहते हैं कि u डॉट v में सिमिलर कंपोनेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारे जो हैं वो वैनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो i वाला i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, j वाला j से मल्टीप्लाई होगा और k वाला k से मल्टीप्लाई हुआ, तो u डॉट v हमारे पास 4 आंसर निकल आया, ठीक है। फिर आपने u का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, v का कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को इनके मैग्नीट्यूड्स पे डिवाइड किया, तो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अगर आपसे कहा जाएगा थीटा फाइंड करें तो फिर आपने कॉस को यहाँ पर लाके कॉस इनवर्स ऑफ 4/√66 भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी आपसे कोसाइन थीटा कहा गया था तो आपने यहाँ तक ही करके इसका छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। अभी हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि जो आपने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है u डॉट v के केस से पढ़ती है। अब देखिए जैसे मैं अगर आपसे कहती हूँ कि हमने प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b फाइंड करनी है, तो b बाद में आ रहा है, तो प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b का फॉर्मूला क्या होगा फिर, a डॉट b डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। और अगर आपसे कहा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a फाइंड करें, तो फिर a बाद में आ रहा है, तो इट मीन्स कि प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को आप डिवाइड कर देंगे प्रोजेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a पे, ठीक है। जो चीज यहाँ आ रही होगी ना, बस आपने याद रखना है कि उसको आपने उसके मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड करना है। ए वेक्टर बी वेक्टर आपको गिवन था, ए का मैग्नीट्यूड निकाला, बी का मैग्नीट्यूड निकाला, ए डॉट बी कैलकुलेट किया, आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आईथ कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है, जेथ कंपोनेंट है, तो आई इंटू 0 0 हो गया। यहाँ पे जे से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जे कंपोनेंट नहीं है तो जे इंटू 1 इंटू 0 0 हो गया। फिर के कंपोनेंट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे के का कोफिशिएंट 1 है, -1 इंटू 1 आपके पास -1 आ गया।
अब आपने क्या किया, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगाया। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपके पास अलोंग बी के लिए ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड है, ए डॉट बी आपके पास -1 है, बी का मैग्नीट्यूड √2 आया था। सिमिलरली अलोंग ए जब आपने फाइंड किया तो वो भी आपके पास -1/2 आ गया। सवाल नंबर 3 देखें, फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। अब आपने अल्फा फाइंड करना है और आपको कहा ये गया है, गिवन आपको ये है कि u और v परपेंडिकुलर है। इफ u एंड v आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर गर्ल्स, सो ऑलवेज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोज वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0. If they are perpendicular to each other, in any case their dot product will always be equal to 0. ये देखें, this was given to you कि ये perpendicular है, तो आपने डायरेक्टली कह दिया तो आपके पास देखिए आपने क्या किया कि u की जगह उसका सॉरी u की जगह उसका वेक्टर लिखा, v की जगह आपने उसका वेक्टर लिखा, ठीक है। और फिर आपने u को v से जब आपने इसको डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उसी सेम मैनर में i कंपोनेंट i वाले से मल्टीप्लाई हो गया, jth कंपोनेंट jth के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, kth कंपोनेंट का कोफिशिएंट kth कंपोनेंट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ। तो आपके पास यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अल्फा में, ठीक है। अल्फा के आपने यहाँ से 2 वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। सवाल नंबर 4 में देखिए, फाइंड द नंबर z सो दैट द ट्रायंगल विद वर्टिसेस a b एंड c इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल एट c। तो आपसे कहा गया है कि गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल। यहाँ पर हमें ट्रायंगुलर लॉ यूज करना है। ट्रायंगुलर लॉ हमारे पास क्या था कि इन दोनों का जो सम है बेस प्लस परपेंडिकुलर विल बी इक्विवेलेंट टू हाइपोटेनस, ठीक है। गिवन वर्टिसेस आपको ए बी सी दिए हुए हैं, आपने सी ऑफ ए, सी ऑफ बी और ये दोनों फाइंड कर लिए। इफ सी ऑफ ए एंड सी ऑफ बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो इट मींस कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री है तो डेफिनेटली ये ट्रायंगल फिर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। और अभी आपने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर कोई वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वलेंट टू 0 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमने सी ऑफ ए और सी ऑफ बी कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, सो इट मीन्स दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। जब आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो आपके पास जो था, नहीं सॉरी, आपको गिवन है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आपको ये चीज गिवन है, आपने जी जो कोऑर्डिनेट है सी का उसको कैलकुलेट करना। तो डेफिनेटली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 लेके हम चलेंगे। ये हमें गिवन है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम इक्वल टू 0 को लेके चलेंगे। अगेन हमारे पास इक्वेशन जो है वो जी स्क्वायर में, जी में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, उसको हमने सॉल्व किया मिड टर्म ब्रेक से, तो आपके पास जी के जो है वो 2 रूट्स निकल आए, ठीक है। सवाल नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है, इफ v इज अ वेक्टर फॉर व्हिच v डॉट i इज इक्वल टू 0, v डॉट j इज इक्वल टू 0 एंड v डॉट k इज इक्वल टू 0, फाइंड v। आपने v कैलकुलेट करना है। हम सपोज करते हैं कि v हमारा a1 ऑफ i प्लस a2 ऑफ j प्लस a3 ऑफ k है। जब आपने इसका डॉट प्रोडक्ट i के साथ लिया तो i को किस तरह से लिखते हैं हम, 1 0 0, ठीक है, 1 0 0। तो यहाँ पे सिर्फ आई डॉट आई यानी कि A1 सर्वाइव करेगा आपके पास, ठीक है, ये देखें। बाकी A2 A3 0 हो जाएंगे। A1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर V डॉट J इज इक्वल टू 0 है तो फिर आपने क्या किया, V की जगह उसका वेक्टर पुट किया। J को किस तरह लिख सकते हैं, 0 1 0। तो यहाँ पे सिर्फ J वाला कंपोनेंट का जो कोफिशिएंट है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। A2 इंटू 1 आपके पास A2 आ गया विच इज इक्वल टू 0। सिमिलरली A3 आपके पास 0 आ गया। सो इट मीन्स कि V हमारे पास नल वेक्टर है। जो हमने A1 A2 A3 सपोज किए थे वो तीनों के तीनों 0 निकल आए हैं। सो इट मीन्स कि V जो है वो हमारे पास एक 0 वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास लिखा हुआ है, show that the vectors 3 of I minus 2j plus k, I minus 3 of j plus 5k and 2i प्लस j माइनस 4k फॉर्म अ राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल बनाते हैं ये। आपने इसी तरह इसको सिमिलर पैटर्न पे आपने जिस तरह से आपने सवाल नंबर 4 किया है इसको उसी तरह से सपोज कर लेना। आपने एक वेक्टर को a b c का नाम दे दें, ठीक है।
और फिर आपने किसी एक वेक्टर के साथ जो है वो ये देखें ए बी सी का नाम दिया, बी प्लस सी आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, और वो ए वेक्टर के बराबर आ रहा है। यानी कि हाइपोटेन्यूज वाली बात भी ट्रू साबित हो रही है कि अगर हम बेस को परपेंडिकुलर में ऐड करें तो उसका जो आंसर है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। एक बात सही साबित हो गई। दूसरी बात हमें ये शो करनी है कि ए डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वलेंट टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये 14 आ गया, बी सी का डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये -21 आ गया, लेकिन जब हमने सी ए का डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो 0 आ गया। तो कोई एक वेक्टर तो इस तरह के एग्जिस्ट, कोई दो वेक्टर तो इस तरह के एग्जिस्ट कर रहे हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपस में 0 है। इट मींस कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इस बात का मतलब ये होता है गर्ल्स के उन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। अब आप देखें कि जो हमारा लॉ है ट्रायंगल का, जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारे पास लॉ था, उसमें हमारे पास दो बातें होल्ड कर दी थी ना। एक हमारे पास क्या था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर के केस में यह था कि बेस का स्क्वायर, बेस प्लस ऑल्टीट्यूड का जो सम है वो इक्वलेंट होना चाहिए हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। एक बात ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, एक कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी कि कोई से दो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि लाजमी जिनका दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल है तभी तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया है ना। So it means कि C is perpendicular to A, hence A, B, C represent the sides of a right angle triangle. Part 2 आप खुद से solve करेंगे। Question number 7. Show that midpoint of the hypotenuse of a right angle triangle is equidistant from its vertices. कि अगर हम हाइपोटेन्यूज पे एक कोई मिड पॉइंट लेते हैं C, ठीक है, आपने शो ये करना है कि इसका जो फासला है B से, O से और A से, वो सारा का सारा जो है इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, सारी फासले जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी जो है वो भी 4 सेंटीमीटर और सी ए जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए ट्राइंगल में हमें ये पता होता है कि ओ ए जो है वो ओ सी प्लस सी ए के बराबर है, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी ऑफ ए, ये वेक्टर सम होता है टू टेल रूल, ठीक है। और ओ बी जो है सिमिलरली ओ बी बराबर है ओ सी प्लस सी बी के। ये देखें ये एरो जो है ये नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ओ सी की बजाय सी ओ लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर्स में जब आप डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो वहां पर नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है, इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक है। सिंस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, ये देखें ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए ओ बी, गिवन आपको कि ये जो था ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के एक बराबर होगा। अब आपने क्या किया, ओ ए को और ओ बी को उनकी वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो सी ए जो है वो नेगेटिव ऑफ सी बी के बराबर है, ये देखें सी ए इज एंटी पैरेलल टू सी बी। तो जब आपने सी ए को सी बी से रिप्लेस किया तो वहां पे साइन माइनस का आ गया, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा था और ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। अब आपने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, पहले ओ सी का इस ब्रैकेट के साथ लेंगे, माइनस सी बी का इस पूरी ब्रैकेट के साथ लेंगे, ब्रैकेट ओपन की, अंदर इनके डॉट प्रोडक्ट लिए, डॉट ओ सी। हमने कहा था जब सेम वेक्टर का इटसेल्फ डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर भी यही हुआ। और ये देखें ओ सी डॉट सी बी माइनस ओ सी डॉट सी बी, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ये चीज आ गई, दिस इज इक्वल टू दिस, माइनस इस साइड पे आके प्लस हो गया, ओ सी इज इक्वल टू सी बी, कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट व्हाट वाज 1, 1 ये है, ठीक है। ये चीज आपने शो करनी थी। So OC is equal to C of A, which is equivalent to C of B. Hence, midpoint of the hypotenuse of right angle triangle is equidistant from its vertices. Question number 8 देखें, prove that perpendicular bisectors of the sides of a triangle concurrent. Concurrent क्या होते हैं पहले तो आपको ये बताना चाहिए। ये देखें, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ए बी सी जो हैं वो सारे के सारे concurrent हैं, ठीक है जी। Let A, B, and C be the vertices of a triangle having position vectors A, B, and C. ठीक है। Also consider D, E, and F are the midpoints of sides A, B, B, C, and C, A respectively.
जी, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए डी ए और बी के मिड में आ रहा है, सो इट विल बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा? ई किसके मिड में आ रहा है? बी और सी के, सो इट मीन्स कि बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 हो गया। और एफ किसके मिड में आ रहा है? ए और सी के, सो इट मीन्स सी प्लस ए डिवाइड बाय 2 हो गया। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि लेट राइट बाइसेक्टर ऑन ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है, which is an origin since OD is perpendicular to OB to AB। अब देखिए आपने शो ये करना है कॉन्करेंसी की क्या शर्त होती है हमारे पास कि a set of lines, या अब उनको हम किस तरह से कहते हैं कि कॉन्करेंट है कि इफ दे इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट, ठीक है, कि जैसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, ए से मैं बी सी पे फॉल करूं, एफ से पॉइंट से मैं ए बी पे फॉल करूं, या मैं डी से जो है ए सी पे फॉल करूं, तो ये सारे के सारे किसी एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। बेसिकली ये जो है वो कॉन्करेंसी की जो है वो कंडीशन होती है, ठीक है, ये ऑल द पॉइंट्स इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, ये चीज हमने शो करनी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर है, ये देखें ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, इट मीन्स कि ओ डी और ए बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली ओ ई जो है, ये देखें ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, और ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के। इनको सबको सॉल्व करके हमने इनकी वैल्यूज निकाल लिया। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ओ एफ डॉट ए सी इज इक्वल टू 0 आ गया, सो इट मीन्स कि ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, that is OF is also a right bisector of AC, hence perpendicular bisector of the sides of the triangle are concurrent। Prove that the altitudes of a triangle are concurrent। अब आपने altitudes को यानी कि heights को जो है, ये जो heights हैं, ठीक है, अगर आपने A से एक लेंथ ले ली, फिर B से ले लिया आपने AC लंबाई तक, और C से ले लिया आपने AB तक, तो आपने इनको भी शो करना है कि ये भी कॉन्करेंट है, ये भी सेम पॉइंट पे O पे जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। Let A, B, and C be the vertices of triangle having position vectors A, B, and C respectively. Let altitude A, B, and B, C intersect at origin this. Since OC is perpendicular to AB, ये देखें OC, OC is perpendicular to AB, A to B, ठीक है, ये OC है आपके पास, ये और ये लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है। देखें डॉटेड लाइन से हमने इसको एक्सटेंड किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे फॉल कर रहा है। अब जहाँ पे ये ए और बी के ऊपर यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो ये देखें इन दोनों के दरमियान में आपस में एंगल कौन सा बन रहा है? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसी तरह सिमिलर मैनर में जब हमने ओ बी को एक्सटेंड किया बैकवर्ड डायरेक्शन में ए सी पे, तो ये ओ बी जो है वो ए सी के साथ परपेंडिकुलर बन रहा था। इसी तरह जब आपने ओ ए को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, तो ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है, ये देखें ओ ए परपेंडिकुलर बी सी के। जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो एडिंग 1 and 2 वी गेट दिस सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, सो इट मीन्स कि ए सी डॉट ओ बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ए सी जो है वो ओ बी के परपेंडिकुलर है, और यही चीज आपने शो करनी थी। जब आपने एक के लिए शो कर दिया तो आपने बाकी दो के लिए डायरेक्ट कह देना है कि अगर ए सी ओ बी के परपेंडिकुलर है, ये देखें if this AC is perpendicular to OB, तो इट मीन्स कि OA जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, और OC जो है वो AB के परपेंडिकुलर। सिर्फ एक आप शो करेंगे, दो बाकी दो जो है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे। प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हम ये शो करते हैं कि जो हमारे पास सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो एक हमारे पास राइट एंगल होता है, ठीक है। Consider a semicircle having center at origin this, and A and B are the endpoints of the diameter having position vectors A and minus A respectively. Let C be any point on a circle having position vector C.
क्लियरली रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज a माइनस ऑफ a विच इज इक्वल टू c। ये देखिए ये इसका जो है वो रेडियस आपको दिया हुआ है। रेडियस क्या चीज होती है? सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो फासला होता है उसको हम सर्कल का रेडियस कहते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पर हमें c दिया हुआ है और ये भी रेडियस है। ये देखें अगर आप ऑब्जर्व करें तो सेंटर से लेके बाउंड्री तक ये आपके पास a है, ये भी रेडियस है। सेंटर से लेके बाउंड्री तक दिस इज माइनस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस, और ये जो पॉइंट है ये भी आपका रेडियस है, ठीक है। ए सी के पॉइंट्स क्या बनेंगे? ए सी का मतलब है सी माइनस ए, और बी सी का क्या मतलब है? सी माइनस बी। अब इनके जो पोजिशन वैक्टर्स हैं वो सी है, सी का सी है, ए का ए है, लेकिन बी का माइनस ऑफ ए है। तो जब आप बी ऑफ सी कैलकुलेट करेंगे तो सी में से आपने सी पोजिशन वैक्टर में से माइनस ऑफ ए को माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू सी प्लस ए। कंसिडर ए सी डॉट बी सी। ए सी डॉट बी सी जब आपने लिया, ये देखें ए सी डॉट बी सी, जब आप इनका वो कैलकुलेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये आपके पास ये आ रहा है सी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड माइनस ए ऑफ का ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो ए जो है वो आपके पास ये देखें किसके इक्विवेलेंट था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। जब आपने इसको इससे रिप्लेस किया तो सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। This shows that AC is perpendicular to BC, that is angle ACB is equivalent to 90 degree. Hence angle in a semicircle is a right angle triangle. Question number 11 देखिए, prove that cos of alpha plus beta is equivalent to cos of alpha cos of beta minus sin of alpha sin of beta। ये आपने जो है वो वेक्टर्स को यूज करते हुए आपने ये कोसाइन का जो लॉ है, फॉर्मूला है, इसको आपने सेटिस्फाई कराना है। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स ए बी मेकिंग एंगल अल्फा एंड माइनस बीटा विद द नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ए को हम कैसे लिखेंगे? ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए है, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे। जब हम इसको इसके कंपोनेंट्स में, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जब कोई वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स में, तो अलोंग एक्स एक्सिस से एक कंपोनेंट आता है दैट इज कॉस ऑफ अल्फा आई, अलोंग वाई एक्सिस से हमारे पास एक कंपोनेंट आता है दैट इज साइन ऑफ अल्फा जे। जब हम बी पोजीशन वेक्टर के लिखेंगे तो ये लाइन से नीचे चला गया, दैट इज द नेगेटिव ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कॉज ऑफ माइनस बीटा, कॉज की प्रॉपर्टी क्या है कि वो नेगेटिव साइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन साइन क्या करता है? नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। नाउ ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस। ए को जब आपने बी से डॉट प्रोडक्ट लिया तो आई वाला कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होगा, कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा आपके पास आ गया, ठीक है। बट वी हैव एंगल AOB इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा प्लस बीटा। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये कंप्लीट एंगल किसके बराबर है? AOB अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज इक्वल टू A डॉट B इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसकी ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपकी आइडेंटिटी जो है सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल ABC। तो ये सारे लॉज जो हैं ये आपने कैलकुलेट करने। जो एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी एक्सरसाइज के स्टार्ट में, वहाँ पर हमने प्रोजेक्शन लॉ भी किए थे। ये दोनों फर्स्ट टू जो हैं वो आपके प्रोजेक्शन लॉज हैं और ये लास्ट टू जो हैं ये आपके कोसाइन लॉज हैं। तो प्रोजेक्शन लॉज जो हैं वो वहाँ से एग्जांपल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह सिमिलर मैनर में हमारे पास ये कॉज के लॉज हैं, तो मैं आपको एक कोसाइन का लॉ करा देती हूँ। बाकी प्रोजेक्शन के लॉज और कॉज का जो एक रिमेनिंग लॉ है वो आप उसको देखते हुए वहां से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे जो पार्ट 4 लिखा आ रहा है दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पार्ट 2। ये देखें जिस तरह से हमने एग्जांपल सॉल्व की थी उसी तरह सिमिलर मैनर पे आपने जो है इसको सॉल्व करना है। पार्ट 1 में देखें, कंसीडर ए बी सी आर द वेक्टर्स along the sides of the triangle BC, CA and AB. Also let के magnitude of A जो है वो A के बराबर है, magnitude of B जो है वो B के बराबर है, magnitude of C जो है वो C के बराबर है। Then from triangle A plus B plus C is equal to 0, B is equal to this, taking self products। आपने जो प्रोजेक्शन लॉ है उस केस में याद रखिएगा कि प्रोजेक्शन लॉ के केस में आपने सेल्फ प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। सॉरी, सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स को,
डॉट प्रोडक्ट लेना है, जबकि कोसाइन लॉ के केस में आपने सेल्फ प्रोडक्ट लेना है। ये बात याद ध्यान में रखिएगा बस। तो यहाँ पर हमने बी से जो है वो बोथ साइड से डॉट प्रोडक्ट लिया और आपके पास ये सिचुएशन आ गई। अब ए और बी के दरमियान में जो आपके पास एंगल बन रहा है दैट इज पाई माइनस सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस एंगल इज पाई माइनस सी। ये पाई माइनस सी कैसे आया आपके पास? देखिए ये पूरा जो सेमी सर्कल होता है ये आपके पास पाई डिग्री होता है 0 से लेकर 180 तक, ठीक है। अब ये एंगल हमें पता है सी है, तो जब आप पाई में से इतना पोर्शन माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या आ गया? पाई माइनस सी आ गया। इसी तरह दिस इज इक्वल टू पाई माइनस ए, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। आई होप कि लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी किसके पार्ट जो है वो आपने एज अ होमवर्क खुद से करने हैं। टेक केयर।